नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मशीन लर्निंग तकनीक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हमारे पास सनशाइन डिजिटल सर्विसेज का एक लेख है जिसका शीर्षक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हाँ या नहीं का अनुमान। तो आज का हमारा मिशन है ये पता लगाना कि भाई मशीनें आखिर ये हाँ या नहीं वाले फैसले कैसे लेती हैं। मतलब सोचिए कितना आम है ये सब। कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, कोई ग्राहक खरीदेगा या नहीं, है ना। तो चलिए इसको खोलते हैं। अक्सर हम जब रिग्रेशन सुनते हैं तो शायद लीनियर रिग्रेशन दिमाग में आता है, जो वो तापमान या बिक्री जैसे मतलब लगातार बदलने वाले आंकड़ों का अनुमान लगाता है। पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये कुछ अलग है, सही का? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर इसका आप कह सकते हैं खास काम शुरू होता है। देखिए, लीनियर रिग्रेशन तो एक सीधी रेखा खींचने जैसा है, लेकिन जिंदगी के कई सवाल वो सीधे नहीं होते। वो हाँ या ना में होते हैं, मतलब बाइनरी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन खास तौर पर इन्हीं दोहरे सवालों के लिए बना है। इसका मूल काम है किसी चीज के होने की संभावना का पता लगाना। और ये संभावना हमेशा, मतलब हमेशा 0 और 1 के बीच ही रहेगी। अच्छा, तो मतलब 0 हुआ बिल्कुल नहीं और 1 हुआ पक्का हाँ, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, मोटे तौर पर वैसा ही। जैसे मान लीजिए अगर मॉडल कहता है कि किसी ईमेल के स्पैम होने की संभावना 0.9 है, तो इसका मतलब है कि मॉडल को 90% यकीन है कि वो स्पैम है। काफ़ी ज़्यादा यकीन है। और अगर संभावना 0.1 है, तो सिर्फ 10% यकीन, मतलब शायद स्पैम नहीं है। और ये सब मुमकिन हो पाता है एक खास गणितीय चीज़ से, जिसे सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं। सिग्मॉइड फंक्शन। अच्छा, ये सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है। ये करता क्या है असल में? हाँ, देखिए, इसे ऐसे समझिए, वो जो लीनियर रिग्रेशन की सीधी रेखा है, वो तो 0 से नीचे भी जा सकती है और 1 से ऊपर भी, जो कि संभावना के लिए ठीक नहीं है ना? संभावना तो 0 और 1 के बीच ही होती है। तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है? ये एक एस जैसा कर्व बनाता है, एक एस शेप। ये किसी भी इनपुट वैल्यू को लेता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, और उसे आराम से मोड़कर 0 और 1 के दायरे में फिट कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें संभावनाओं के लिए चाहिए। तो आउटपुट हमेशा एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना की तरह दिखता है। समझ गई। तो ये एस कर्व ही है जो असल में हाँ नहीं की भविष्यवाणी को संभव बनाता है। और ये फिर सिर्फ स्पैम फिल्टर करने तक ही तो सीमित नहीं होगा ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा है। आप सोचिए, मेडिकल फील्ड में लक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाना कि किसी मरीज को कोई खास बीमारी है या नहीं। बैंकिंग वाले इसका इस्तेमाल करते हैं, ये देखने के लिए कि कोई लोन चुका पाएगा या डिफॉल्ट करेगा। मार्केटिंग में कंपनियां पता लगाती हैं कि कोई ग्राहक उनके ऐड पर क्लिक करेगा या नहीं। मतलब जहां भी नतीजा हाँ नहीं, पास फेल, क्लिक नो क्लिक जैसा है, वहां ये काम आ सकता है। चलिए इसे एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें पता करना है कि कितने घंटे पढ़ने से छात्र के परीक्षा पास करने की संभावना बढ़ती है या घटती है। हाँ, ये बढ़िया उदाहरण है। तो यहाँ इनपुट क्या हुआ? पढ़ाई के घंटे। और आउटपुट है पास 1 या फेल 0 की संभावना। अब मॉडल क्या करेगा? वो देखेगा पुराना डेटा, मतलब पिछले छात्रों का डेटा। किसने कितने घंटे पढ़ाई की और नतीजा क्या रहा, पास या फेल। इस डेटा से वो एक पैटर्न सीखेगा। फिर जब किसी नए छात्र के पढ़ाई के घंटे हम उसे बताएंगे, तो मॉडल अपने सीखे हुए पैटर्न और सिग्मॉइड फंक्शन का इस्तेमाल करके उसके पास होने की संभावना का एक नंबर देगा। मान लीजिए वो नंबर आया 0.75, तो इसका मतलब हुआ 75% संभावना है कि छात्र पास हो जाएगा। आमतौर पर हम एक थ्रेशहोल्ड, एक सीमा तय करते हैं, जैसे 0.5। तो अगर संभावना 0.5 से ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं कि भविष्यवाणी हाँ है, यानी पास। सुनने में तो ये वाकई काफी सीधा और उपयोगी लग रहा है। क्या यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है? मतलब इसकी ताकत कहाँ है? हाँ, बिल्कुल। इसकी सादगी और इसे समझना कितना आसान है, ये इसकी बड़ी ताकतें हैं। ये कैलकुलेशन में भी काफ़ी एफिशिएंट है, मतलब तेज़ है। इसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर नहीं चाहिए होती, खासकर जब डेटा बहुत बड़ा ना हो। और सबसे ज़रूरी बात, इसके नतीजों की व्याख्या करना, मतलब उन्हें समझना आसान होता है। आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ संभावना को बढ़ा रही है, कौन सी घटा रही है। लेकिन हाँ, जैसा हर चीज़ के साथ होता है, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं। सीमाएं? अच्छा, किस तरह की सीमाएं? देखिए, इसकी मुख्य सीमा ये है कि ये सीधी-साधी रिलेशनशिप्स के लिए बेहतरीन है। मतलब लीनियर टाइप, जहाँ इनपुट और आउटपुट के बीच का रिश्ता बहुत जटिल हो या टेढ़ा-मेढ़ा हो,
जिसे हम नॉन लीनियर कहते हैं, वहाँ ये शायद उतना अच्छा काम ना कर पाए। मान लीजिए पास होने की संभावना सिर्फ घंटों पर नहीं, बल्कि जैसे पढ़ाई का तरीका, पिछले ग्रेड्स, शायद नींद की क्वालिटी, इन सब पे निर्भर करती है। और ये सब मिलकर एक बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाते हैं, तो हो सकता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन उस पूरी कहानी को ठीक से पकड़ ना पाए। उसके लिए फिर शायद ज़्यादा एडवांस्ड मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम इसे समेटें, तो मतलब ये हुआ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी यानी हाँ या नहीं वाले सवालों के जवाब देने के लिए एक बहुत काम का, समझने में आसान और कुशल तरीका है, और इसका इस्तेमाल अलग-अलग इंडस्ट्रीज में काफ़ी होता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझने में शायद उतना माहिर ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही सारांश है। और देखिए, इस पूरी बातचीत से एक सोचने वाली बात ये भी निकलती है कि क्योंकि ये मॉडल इतने सरल और समझने में आसान है, कई बार लोग इन्हें उन स्थितियों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं जहां शायद ज़्यादा जटिल मॉडल की ज़रूरत हो, या जहां डेटा उतना सीधा ना हो। तो ये सोचना ज़रूरी है कि क्या हम हमेशा सही टूल का इस्तेमाल सही काम के लिए कर रहे हैं, या कभी-कभी सादगी के चक्कर में हम कुछ ज़रूरी बारीकियों को नज़रअंदाज तो नहीं कर देते। ये एक अहम सवाल है सोचने के लिए।